Welcome to NPS online class. Today we will discuss about subject social science part civics chapter 5 judiciary. ये चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो है. इन दिस वीडियो हम लोग हाफ पोर्शन हाफ टॉपिक हम लोग क्लियर आउट करेंगे इस चैप्टर का. तो टॉपिक पहले पे हम लोग देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर जुडिशरी. सेकेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी. थर्ड, different branches of legal system. There are two kind of different branches of legal system. First is civil law, second is criminal law. Our fourth point is independent judiciary. Fifth, need for independent judiciary. Sixth, structure of a judiciary. There are three structure of judiciary, that is Supreme Court, High Court, Subordinate Court. Our next topic is accessibility to the court. The accessibility to the court, they are also in the point and comes under the accessibility to the courts. That is measure taken by the judiciary to enhance accessibility. And the last our topic of this chapter is conclusion. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है नीड्स फॉर जुडिशरी. इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जुडिशरी हम लोग के लिए कंट्री में क्यों नीडेबल है. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट नीड ऑफ या फिर नीड फॉर जुडिशरी in Indian Constitution. We all live in a society which has a mix of people with different caste, creed, religions, gender, economic status and business interest. हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के पीपल्स रहते हैं और वो पीपल एक दूसरे से मिक्स रहते हैं. जैसे कि एक सोसाइटी में मिक्सड इन कास्ट रहते हैं, पीपल रहते हैं, क्रीड रहते हैं, देन रिलीजियस के डिफरेंट रहते हैं, लेकिन वो एक साथ ही लिव करते हैं एक सोसाइटी में, एक नॉर्मल सोसाइटी में. जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव करते हैं. ओके, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस के साथ, बिजनेस इंटरेस्ट के साथ वो अपनी लिविंग एरिया सोसाइटी को ग्रो अप करवाते हैं. फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग. देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट are bound to occur within member of the family or the community or even beyond the community. The government is thus required to have a system for the different community. ये जो सोसाइटी कलेक्ट होती है, कम्युनिटी बनती है, देन डिफरेंट केसेस आते हैं, कहीं पे कुछ केसेस डैमेज भी होते हैं. तो दैट्स वाई इसे मैनेज करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एज वेल एज टू इन्फोर्स लॉ एक्ट, यहाँ पे एक्ट होगा, एक्ट आउट फॉर द वेल बीइंग फॉर द सोसाइटी. तो ये डैमेज को क्लियर आउट करने के लिए मैनेजमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जुडिशरी सिस्टम आई, जो मैनेज करती है किसी भी कम्युनिटी के, सोसाइटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पीपल रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, वो फेथफुली सर्वाइव कर सकते हैं उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी में. तो इसलिए हमारा जुडिशरी सिस्टम अकर्ड हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ये किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कम्युनिटी है एंड सोसाइटी है, किसी भी नॉर्मल पीपल के लिए ये इन्हांस्ड कर होती है. फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस सिस्टम इज़ नोन एज द जुडिशरी सिस्टम और जुडिशरी, और यही सिस्टम को हम लोग कहते हैं जुडिशरी सिस्टम और जुडिशरी कहते हैं, जो मैनेज करती है एज वेल एज एनफोर्स लॉ को, एक्ट बिटवीन द सोशल एज वेल एज वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इम्पोर्टेंस है जुडिशरी की. ओके, तो इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए, द सोसाइटी नीड्स ऑफ जुडिशरी फॉर द फॉलोइंग पर्पस. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्पस है टू सेफ गार्ड
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। जुडिशरी क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो जुडिशरी सिस्टम है या फिर जुडिशरी है वो एक टाइप का सेफ गार्ड है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। कोई भी सिटीज़न, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो या फिर किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता है या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक नॉर्मल पीपल के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि उसे राइट टू वोट करने का अधिकार है। ये सारे राइट्स उसके पास रहते हैं। यही राइट को सेफ गार्ड देने के लिए, प्रॉपर वे में चलाने के लिए ये हमारी जुडिशरी सिस्टम अकड़ होती है हमारी सोसाइटी में। ये इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इन फर्स्ट लाइन में जो आप लोगों ने पढ़ा। अब सेकंड पॉइंट में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी में। सेकंड पॉइंट में देखेंगे सो टू सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एज वेल एज सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। देखिए, जो सेटलमेंट होता है बिटवीन द सिटीज़न, बिटवीन द नॉर्मल पीपल या फिर पब्लिक कह लीजिए, और सिटीज़न ऑफ द गवर्नमेंट के बीच जो सेटलमेंट होता है उसके लिए भी जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कोई भी लॉ चलता है, कोई भी आर्टिकल न्यू आता है, तो उसको मानने के लिए, उस पर धाराएं चलाने के लिए सिटीज़न का और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो यही डिस्प्यूट सेटलमेंट हो चलाए जाते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी का थर्ड पॉइंट, एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो एक्ट करता है, बिहेव करता है एज लाइक अ गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर हमारा ये देखिए फोर्थ पॉइंट में देखेंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे टू कीप अ check on the misuse of power by anyone in the government और द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम रहता है, ओके, अगर कोई भी गवर्नमेंट पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट पीपल मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया या फिर जिसके पास पावर है गवर्नमेंट की, ठीक है, अधिकार है गवर्नमेंट की, तो उसका अगर वो उस पावर का मिस यूज़ करता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पीपल अगर गवर्नमेंट का मिस यूज़ करता है, पावर का मिस यूज़ करता है गवर्नमेंट के अंडर में रहकर, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए या फिर चेक आउट करने के लिए जुडिशरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। विदाउट एनी जुडिशरी सिस्टम हम लोग ये चेक आउट नहीं कर सकते कि क्या मिसयूज़ हो रहा है गवर्नमेंट का। ओके, गवर्नमेंट के नाम पे क्या मिसयूज़ हो रहा है। तो इसमें देखेंगे हम लोग फिर से ये पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू कीप अ चेक ऑन द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय एनीवन। कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट अगर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो उसको चेक आउट करने के लिए, गवर्नमेंट का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज़ कर रहा है, पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको चेक आउट करने के लिए जुडिशरी सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट और लास्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी में। इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी में हमारा लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, इंश्योर जस्टिस टू ऑल इन अ फेयर मैनर। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है या फिर जुडिशरी है वो इंश्योरली यही सजेस्ट करता है, यही अब खुद में अपीयर करता है कि सभी के साथ एक फेयर मैनर में उनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। ओके, जो भी अपने हक में वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। यही हमारा जुडिशरी सिस्टम ये अकर्ट करता है, सबको यही देना चाहता है कि सभी जो कॉमन से पीपल हैं उनके साथ भी मिसबिहेवियंस या फिर मिसयूज़ हुआ हो इस गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई भी अदर पीपल के थ्रू, तो बिल्कुल फेयर मैनर में अपना जस्टिस उन पे सुनाए, ठीक है, उनको ही न्याय मिले जो बेकसूर हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपना पॉइंट, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अब हमारा ये थर्ड पॉइंट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं लीगल सिस्टम के। तो सो देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस, फर्स्ट इज सिविल लॉ एंड सेकेंड इज क्रिमिनल लॉ। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हमारा there are mainly two categories under which
द इंडियन लीगल सिस्टम वर्क। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज है जैसे कि मैंने बताया है। दीज इंक्लूडिंग, अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे हम लोग। दीज इंक्लूडिंग इंडियन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो ये 2 लॉ हैं जो पब्लिक के ही लिए बनी हुई है। पहला तो सिविल लॉ जो है हमारा, सिविल लॉ में मेनली जो नॉर्मल केसेस आते हैं वो इसके अंडर में आते हैं, जैसे कि हमारा फैमिली डिस्प्यूट हो गया, डिवोर्स हो गया है, टैक्सेस हो गए हैं, या फिर रेंट से कोई रिलेटेड मैटर आता है तो हमारा ये सिविल लॉज में आता है। एंड देन नेक्स्ट देखिए हमारा क्रिमिनल लॉ पे आता है। मर्डर हो गया है, थीफ हो गया है, या फिर रॉबरी हो जाती है तो इसके अंडर में हमारा क्रिमिनल लॉ आता है। ओके, फिर इसके अंडर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्या है, इंडियन सिविल लॉ, एंड सेकंड हमारा क्या है, क्रिमिनल लॉ। तो फर्स्ट देखिए हमारा सिविल लॉ में हम लोग देखेंगे, दीज इंक्लूड्स हार्म, लॉस और डैमेज टू इंडिविजुअल राइट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड डील्स विथ केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। देखिए जो हमारा सिविल लॉ है वो क्या इंक्लूड करता है, अगर किसी भी पर्सन को इंडिविजुअली राइट जो उसे मिला हुआ है उसमें हार्म होता है, लॉस होता है, फिर डैमेज होती है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो उसने डील की हुई रहती है। ओके, तो या फिर उसको हार्म हार्म हो, इंडिविजुअली हार्म हो, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली उसको हार्म होता है, या फिर लॉस होता है। ठीक है, तो फिर वो उस पर केस फाइल कर सकता है, ये अंडर सिविल लॉ को एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़, ये केस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था केस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ के केसेस आ सकते हैं जो उसने डील किया है, उससे रिलेटेड जो केस आते हैं वो हमारा सिविल लॉ में ही आते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए फैमिली डिस्प्यूट, जो भी फैमिली में कोई भी मिसबिहेवेंस या फिर ऐसे तरीके के मैटर आते हैं तो वो सारे अंडर किसके अंडर आते हैं, सिविल लॉ के अंडर आते हैं। कोई भी फैमिली में फाइट हुआ या फिर कोई भी मिसयूज़ या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो वो हमारा सिविल लॉ के अंडर में आता है फैमिली डिस्प्यूट में। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है डिवोर्स। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट में जैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है, ये सारी चीज़ें हमारा सिविल लॉ में आती है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा डिवोर्स है, ये भी हमारा सिविल लॉ में ही आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे टैक्स, टैक्स से रिलेटेड जितने भी इनकम टैक्स या फिर और जो फंड के केसेस रहते हैं वो हमारा सिविल लॉज में ही आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे रेंट एक्सेट्रा, तो रेंट से रिलेटेड कोई भी केस आता है, ठीक है, कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है रेंट से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी होल्डर पे तो वो हमारा केसेस सिविल लॉ में ही आता है। एक्सेट्रा एनी पर्सन हु एग्रीवेटेड on matter like these is required to file a petition in the court, and the court shall judge the fairness of the case and award relief as deemed appropriate। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी पोर्शन में ऐसे केसेस आते हैं, ओके, किसी भी पोर्शन में अगर ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें ये जो कोर्ट ऑफ और लॉ है और जज हैं वो यही कोशिश करते हैं कि आपके हित में ही आपका केस फाइल हो। ठीक है, जो जस्टिस निकले वो आपके हित में ही हो, जो उसमें कल्प्रेट रहेगा उसे कैप्चर कर लिया जाता है या फिर उससे कोई भी जुर्माना भरवाया जाता है। वो हमारे सिविल लॉ में डिफरेंट आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि किस टाइप का इन्होंने जुर्म किया है, किस टाइप का इन्होंने क्राइम किया है। ओके, तो ये इसमें हमारा आ जाता है। हम लोगों ने देखा ये वैरायटीज़ ऑफ द सिविल लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कितने वैरायटीज़ आ सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड आ सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, और डिवोर्स से रिलेटेड आ सकते हैं, दो पर्सन के बीच में अगर कोई भी मिसबिहेवियंस हो जाता है या फिर कोई भी ऐसे पावर का मिसयूज़ होता है देन उस पर ये चीज़ें आती हैं
हमारे आर्टिकल्स आते हैं सिविल लॉज में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टैक्सेस हो जाता है। कोई भी इनकम टैक्स, मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमारे सिविल लॉज में ही आती है। एंड देन देखिए हमारा जो रेंट हो गया है, अगर कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी निकालना चाहता है अपने रूम से, तो उससे रिलेटेड जो रेंट प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमारा सिविल लॉज में ही आता है ये सारी चीज़ें। कोई भी पर्सन अगर इससे इस मैटर से एब्रीवेट हो तो अपना केस फाइल कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और इसके हित में ही जो भी इसमें कल्प्रेट है उसे सज़ा मिलती है, एंड उसके हित में ही ये फेयरनेस जजमेंट होता है। ओके, जो उसका डीम रहता है वो रिलीफ अप्रोप्रिएट होता है उसके केस में। ओके, और उसके केस में ही जस्टिस मिलता है उसको, जो भी इसमें राइट रहता है इस केस में। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा सेकंड है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हम लोग देखेंगे इसमें मेनली हमारा इसमें 2 टाइप्स के कंडीशन रहते हैं। मेनली हमारा जो विक्टिम रहता है उसे जस्टिस मिलता है, और जो हमारा कल्प्रिट रहता है उसे मेनली जेल भेज दिया जाता है। ओके, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एक स्पेशल टाइप की उसमें एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है और टीम होती है जो उस कल्प्रिट को सेंड कर देती है जेल में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो उसने क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा मिलती है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में क्रिमिनल लॉ के अब हम अंडर में पढ़ेंगे। द लॉ अंडर दिस कैटेगरी द लॉज अंडर दिस कैटेगरीज डील विथ क्राइम्स। तो जो कि जैसे कि हमारा क्रिमिनल लॉ के हम लोगों ने अंडर में पढ़ा है कि द लॉ अंडर दिस कैटेगरी डील्स विथ क्राइम्स। तो जो क्रिमिनल लॉ है ये डील्स करता है, जो इसमें लॉज आते हैं वो डील्स करता है क्राइम्स के बेस पे ही डील करता है। देखिए कैसा क्राइम्स आता है इसमें। अब देखिए जैसे रॉबरी हो गया, क्राइम्स लाइक रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर्ड, फॉरग्रेज, डाउरी एसेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के अंडर में आती हैं। जैसे हमारा रॉबरी हो गया, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, फॉरग्रेज हो गया, एंड ये हमारा डाउरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी ऐसे केसेस आते हैं, तो दीज टाइप ऑफ केसेस कम अंडर द क्रिमिनल लॉज में आते हैं ये। ओके, अगर ये सारे केसेस अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी पर्सन के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं तो वो पर्सन देखिए क्या अब होता है, इसमें बिहेवियर्स क्या होता है। पहले आप लोग ये अपने बुक्स में अंडरलाइन कर लेंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR। तो हमारा देखिए फुल फॉर्म होता है FIR का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, जो कि फाइल होता है एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन में। ओके, अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये मिसबिहेवियंस हुआ है या फिर हमारे साथ ऐसे कुछ धोखे हुए हैं, हमें चीट किया गया है, तो आप ऐसे ही FIR मेनली नोट करवा सकते हैं नॉर्मल पुलिस स्टेशन में। ओके, पुलिस स्टेशन में मेनली हम लोग ये नोटेड डाउन करवाते हैं, इसकी अंडरलाइन कर लेंगे। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, फिर हम लोग इसके अंदर देखेंगे एनी पर्सन who has who has been a victim of any such instant enhanced has to file first information report। अगर कोई पर्सन विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम है तो उसे फर्स्टली यही अपना FIR फाइल करना चाहिए। ओके, विद द पुलिस who then carries out an investigation। ठीक है, अब ये हमारा FIR हम लोगों ने फाइल कर दिया किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, उस एरिया के ही जहाँ पे ये हुआ है उसी एरिया के हम लोगों ने विक्टिम ने ये फाइल FIR कर दी। तो FIR होने के बाद जो पुलिस होती है वो केस कैरी आउट कर लेती है, फिर उससे ही रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है एंड फाइल्स अ केस इन द कोर्ट। अब देखिए पहले तो हमारा FIR हुआ, पुलिस के द्वारा हुआ, अब वही इन्वेस्टिगेशन होने के बाद
इन्वेस्टिगेशन होने के बाद